तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो बड़े और महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो का पहला हिस्सा तो इजराइल रिलेटेड है, तो वहीं पे वीडियो का दूसरा हिस्सा रशिया रिलेटेड होगा। दोस्तों आप सबको पता होगा कि इजराइल के द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया गया है और ऐसे एयर डिफेंस सिस्टमों में आयरन डोम शामिल है। और इजराइल के आयरन डोम के तरफ से फिर से एक बार साबित किया गया कि क्यों इसे बेहतरीन कहा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम सिस्टम करीबन 97% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि दोस्तों वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 के बारे में कुछ ऐसे जानकारी दूंगा जिसके बाद आपको पता चलेगा कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट असल में कितना ताकतवर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इजरायली आयरन डोम सिस्टम कई बार मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है और इसका दोस्तों चर्चा का विषय बनने के पीछे कारण है इसका सक्सेस रेट। दोस्तों इजराइल के ऊपर जब भी आस पड़ोस से खास करके गाजा से रॉकेटों से हमला किया जाता है तभी इजराइल के ऊपर दागे गए इन रॉकेटों को नाकाम करने में सबसे बड़ा भूमिका रहता है आयरन डोम का। दोस्तों जब से इन आयरन डोम मिसाइलों को इजराइल के फोर्सेस में ऑपरेशनल किया गया है तब से इन मिसाइलों ने 90% से भी अधिक सक्सेस रेट के साथ दुश्मन के मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी, मोटार्स को हवा में तबाह किया है। पर हाल फिलहाल के घटना मतलब जब गाजा के द्वारा फिर से एक बार इजराइल के ऊपर कई सारे रॉकेट से हमला किया गया तब बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों के जो सक्सेस रेट है वो पहले के मुकाबले में भी अधिक बेहतरीन ढंग से हर एक रॉकेट को हवा में तबाह किया। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल इस बार 97% सक्सेस रेट के साथ दुश्मन के रॉकेटों को हवा में तबाह किया। मतलब अगर इजराइल के ऊपर 100 रॉकेट दागा गया होगा तो 97 रॉकेटों को इन इजरायली आयरन डोम सिस्टमों ने ही हवा में तबाह किया। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले ही फिर से एक बार इजराइल के ऊपर गाजा से हमला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले इस हमले में गाजा से इजराइल के ऊपर करीबन 780 रॉकेटों से हमला किया गया था। पर इनमें से ज्यादातर रॉकेट, इवन कहा जाए तो 97% रॉकेटों को ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टमों ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में तबाह कर दिया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आयरन डोम सिस्टमों के इस सक्सेस रेट के कारण इजराइल के ऊपर इस हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक तरीके से आयरन डोम सिस्टम ने खाली इजराइल को नहीं बचाया बल्कि इजराइल के नागरिकों को भी सुरक्षित रखने में सक्षम रहा। दोस्तों इस सक्सेस को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी जानकारी दिया गया है और उनके द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जानकारी के मुताबिक गाजा स्ट्रिप के ऊपर से इजराइल के ऊपर करीबन 780 रॉकेटों को दागा गया था, जिनमें करीबन 180 रॉकेट तो इजराइल के एयर स्पेस तक प्रवेश नहीं कर पाया और गाजा के ऊपर ही गिर गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के दावे के मुताबिक इन 180 रॉकेटों के वजह से गाजा के अंदर ही करीबन 14 लोग मारे गए जबकि 18 इंजर्ड होने का भी दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया। हालांकि इसके अलावा बाकी बचे करीबन 600 रॉकेटों में 330 रॉकेट पर्टिकुलरली ऐसे एरिया में जाके गिरा जहां पे किसी भी तरीके का नुकसान होने का संभावना नहीं था और इस वजह से इन रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने का भी आवश्यकता नहीं था। बाकी के बचे 270 रॉकेटों को लेकर कहना है कि ये जो रॉकेट था ये इजराइल के शहरों के ऊपर गिरने वाला था या फिर इसके कारण इजराइल के नागरिकों का नुकसान होने वाला था। और इसे देखते हुए इन सभी 270 रॉकेटों को 97% से भी अधिक सक्सेस रेट के तहत इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि दोस्तों इसके अलावा गाजा स्ट्रिप के जिन गुटों के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया गया उनका यह भी दावा है कि वो आखिरी दम तक इजराइल के ऊपर इस तरीके के हमले को चलाते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 780 उन रॉकेटों के हमले के अलावा उसके बाद भी कई सारे रॉकेटों से हमला किया गया और अब तक करीबन 850 रॉकेटों को इजराइल के टेरिटोरी के ऊपर दागा जा चुका है। इजरायली मीडिया की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि पैलेस्टाइन के इन उग्रपंथी या फिर कहे तो आतंकियों के पास 4000 के आसपास अन्य तरीके के रॉकेट और मिसाइल्स है। हालांकि दोस्तों ये इजराइल के लिए और बड़ा चिंता का विषय बन सकता था अगर इजराइल के पास इस तरीके के आयरन डोम जैसा सक्सेसफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना होता। दोस्तों आयरन डोम सिस्टमों को अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का मोबाइल ऑल वेदर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से निर्माण किया गया है। इस सिस्टमों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये दुश्मन के रॉकेट, मिसाइल, आर्टिलरी शेल, इवन मोटार जैसे छोटे टारगेटों को भी निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिनिमम 4 किलोमीटर डिस्टेंस और मैक्सिमम 70 किलोमीटर के डिस्टेंस में टारगेट को निशाना बना सकता है। साल 2011 से इन मिसाइलों को इजराइल के सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अमेरिका का भी एक बड़ा भूमिका है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि साल 2011 से साल 2021 के दरमियान अमेरिका की तरफ से करीबन 1.6 बिलियन डॉलर की मदद किया गया ताकि आयरन डोम का डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से भी 1 बिलियन डॉलर के फंड इजराइल को इन मिसाइलों को अपने बेड़े में और मजबूती के साथ लगाने के लिए दिया गया है। दोस्तों इजराइल के बेड़े में आयरन डोम सिस्टमों को मार्च 27, 2011 में शामिल किया गया था और दोस्तों 10 दिन भी पूरा नहीं हो सका और अप्रैल 7, 2011 में इजराइल के इस रॉकेट सिस्टम ने सक्सेसफुली अपना पहला टारगेट को निशाना बनाया। मार्च 10, 2012
होते होते इन मिसाइलों ने 90% इंटरसेप्शन रेट के साथ कई सारे मिसाइलों को हवा में तबाह किया। साल 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम सिस्टमों ने कई सौ टारगेटों को हवा में तबाह किया, जो एक तरीके से कई सौ इजरायली नागरिकों के जानों को सुरक्षित करने में भी सफल रहा। हालांकि दोस्तों बताया जाता है कि साल 2022 आते आते इन मिसाइलों के जो सक्सेस रेट है ये और बड़ा है, तो वहीं पे इस दरमियान इजराइल के ये आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा हजारों की संख्या में दुश्मन के मिसाइल और रॉकेटों को हवा में रोका गया। दोस्तों चलिए आप जानते हैं वीडियो का दूसरा पार्ट या फिर कहे तो आखिरी पार्ट, मतलब सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में। दोस्तों रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के पहले 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है। तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट हुआ था वो असल में T-50 प्रोटोटाइप के तहत हुआ था, और तब इन एयरक्राफ्टों को T-50 एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता था। साल 2010 में एयरक्राफ्टों के द्वारा अपना पहला उड़ान भरा गया, तो वहीं पे साल 2020 में इन एयरक्राफ्टों को रशिया के बेड़े में शामिल किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक केवल मात्र 6 ऐसे एयरक्राफ्टों को ही रशिया के बेड़े में शामिल करने में रशियन एरोस्पेस फोर्सेस की तरफ से सफलता मिला है, और ये रेट इतना अधिक नहीं है कि कोई बड़ा इंपैक्ट डाल सके। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को सिंगल सीटेड डुअल इंजन स्टेल्थ मल्टीफंक्शनल हैवी ड्यूटी फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो छोटे आकार के रनवे से टेक ऑफ और छोटे आकार के रनवे के ऊपर लैंड करने में भी सक्षम है। एयरक्राफ्टों के पास सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सुपरसोनिक क्रूजर कैपेबिलिटी है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे फीचर है जिसके कारण इन एयरक्राफ्टों को आप अन्य 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इस स्टेज में अमेरिकी F-22 या F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करना तो सही नहीं है, लेकिन अगर चाइना के J-20 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ इन एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो चाइनीज एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सुखोई Su-57 कई दर्जे आगे है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए बनाया गया है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के केवल मात्र मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर अधिक ध्यान देने को लेकर भी रशिया के ऊपर सवाल बनता है, और बताया जाता है कि रशिया स्टेल्थ को कंप्रोमाइज करके केवल मात्र मैन्यूवरेबिलिटी को ही फोकस में रखा। दोस्तों एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज का लंबाई करीबन 19.8 मीटर और इसके मैक्सिमम स्पीड करीबन 2600 किलोमीटर पर आवर है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है, तो वहीं पे इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 35 टन है। रशिया के ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्ट इन वेपन बे से लैस है, मतलब इसमें इंटरनल वेपन बे है जो एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4 वेपन बे है जो करीबन 6 टन के एमुनिशन को कैरी कर सकता है, और मेनली इस तरीके के वेपन बे में लॉन्ग रेंज के और मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को ही कैरी किया जाता है, जो कि हाईली मैन्यूवरेबल इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट में भी परिवर्तित करता है। दोस्तों ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी रशिया के सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के बेस पे अपने लिए एक एयरक्राफ्टों को बनाने का प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन एयरक्राफ्टों के कुछ खामियों के कारण इंडिया संपूर्ण रूप से अपने आप को अब इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया है। उस दरमियान FGFA प्रोजेक्ट के रूप में सुखोई Su-57 के बेस पे ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन भारत के मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एयरक्राफ्टों में ऐसे कुछ खामियां हैं जिसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके के खामियों के लिए तो रशियन एरोस्पेस फोर्सेस की तरफ से भी कंप्लेंट किया गया है, जहां पे बताया गया कि एयरक्राफ्ट में जो इंजन है और एयरक्राफ्ट के जो रडार सिस्टम है वो उतना कैपेबल नहीं है कि इसे एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर में रखा जा सके। इवन दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रशिया तो इसके पहले बैच के कुछ ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है जो प्रॉपर 5th जनरेशन का तो नहीं है, लेकिन सेकंड बैच के अंतर्गत रशिया इसमें इंजन और रडार के साथ साथ अन्य तब्दीली करते हुए एक नया वेरिएंट को लाएगा जो एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। और इसी कारण से फिलहाल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट भी काफी कम है और काफी कम मात्रा में एयरक्राफ्टों को रशियन एरोस्पेस फोर्सेस में शामिल किया गया है। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद रशिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, इवन यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के लड़ाई के क्षेत्र के ऊपर सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा गया है और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार को N036 रडार कहा जाता है, जो एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है, और रिपोर्ट के मुताबिक 400 किलोमीटर के रेंज में करीबन 30 एयर टारगेटों को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 8 टारगेटों के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों इसे रशिया के सबसे कैपेबल रडार के रूप में देखा जा रहा है, और रशिया का यह भी दावा है कि ये जो रडार है ये F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों में या फिर F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार से अधिक कैपेबल है। हालांकि दोस्तों इसके कैपेबिलिटी के बारे में तो अब तक रशिया की तरफ से कोई प्रूफ देना संभव नहीं हो पाया, और ना ही रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को बैटलफील्ड में इतने कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जाना संभव हो पाया। हालांकि बड़े मात्रा में जब तक रशियन बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं किया जाता है और एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर रशिया को सक्सेस नहीं मिलता है, तब तक इन एयरक्राफ्टों के बारे में कोई बड़ा दावा करना सरासर गलत होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए
सबसे पहले। जय हिंद।